केंद्र सरकार की सहकारिता नीति और गांव-गांव तक पहुंचाने के मकसद से कल जयपुर में एक बड़ा सहकारिता उत्सव आयोजित किया जा रहा है और इस आयोजन में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है और खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसकी रिपोर्ट ली है, जहां मुख्यमंत्री ने जयपुर के दादिया स्थल कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और मंच, सुरक्षा, जन सुविधा और प्रशासनिक समन्वयों को देखा। अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए सरकारी योजनाओं का लाभ पूरी तरह से मिले। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री सहकारिता मंत्री जी कल आ रहे हैं। सहकार से समृद्धि, क्योंकि आप देखते हैं कि सहकारिता का जुड़ाव गांव, गरीब, मजदूर, किसान से होता है और सहकारिता हमारा जितना बढ़ता है उतना ही उस गरीब को उसका फायदा मिलता है। उसके लिए हमारे सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री जी कल पधार रहे हैं। उसके अलावा जो हमने कहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने राजस्थान के युवाओं को विश्वास दिलाया था कि हम आपको सरकारी नौकरी देंगे, तो कल रोजगार उत्सव भी है। उस रोजगार उत्सव में राजस्थान के उन युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम भी उसमें किया जाएगा। हमने ये भी कहा कि गृह विभाग के हमारे जो साधन संसाधन हैं उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि हमारी फोर्स ठीक प्रकार से काम करे और भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस पे हो, किसी तरह का कोई उससे समझौता नहीं हो, किसी तरह की सरकार की तरफ से कमी नहीं हो। तो उसके लिए भी कार्यक्रम हो रहा है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार हम साधन संसाधन उनको दे रहे हैं, तो ये काम भी होगा। मैं कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार हमारे राजस्थान में जिन बिंदुओं को लेकर के आई थी, जिन विषयों को लेकर आई थी, जिस संकल्प पत्र के साथ आए थे, हम उन संकल्प पत्र के वायदों को पूरा कर रहे हैं। कल उसमें एक नया इतिहास और जुड़ेगा। आप ये देखते जाइए, आगे इसी तरह के कार्यक्रम होंगे और राजस्थान की जनता से जो हमने वायदा किया है, चाहे हमारा युवा हो, हमारा किसान हो, हमारी महिला हो, हमारा मजदूर हो, उनके सपनों को पूरा करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल जयपुर एयरपोर्ट पर हुए मीडिया से रूबरू, जहां अमित शाह बीजेपी के संगठन के प्राण और उनको आत्मा बताया। साथ ही बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी और अमित शाह से प्रेरणा लेता है। जहां विपक्ष तो अब सवाल उठाएगा ही, लेकिन अब संपूर्ण चुनाव की प्रक्रिया को पिछले 75 साल में 10 नंबरी बना दिया है। जहां पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में प्रावधान होने के बावजूद भी मतदाता सूची नए तरीके से बनाई नहीं गई। नियमों को अगर पढ़िए तो हर साल सूची में गहन पुनरीक्षण होता है 10 साल के अंदर। किसी का भी नाम, कोई नाम नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि हर नागरिक का अधिकार है कि वो मतदान करे और अपनी इच्छा के अनुसार सरकार चुने। तो उनका डर समझ में आता है। दूसरी चीज़ क्या है, हर चुनाव में जब वो हारते थे तो ईवीएम का हलवा खड़ा करते थे। अब उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी बना ली, क्योंकि बिहार में उनको मालूम है कि वो चुनाव जीत ही नहीं सकते। वो 3/4 सीटें नहीं मिल पाई, तो वो शुरू से पैसेबंदी कर रहे हैं। तो वो कहेंगे कि अब बताइए 10 लाख लोग जो किसी दूसरे प्रांत में जाके रह रहे हैं, जो न जाने पिछले 30-35 सालों से न जाने कम मर गए, जिनकी कोई जानकारी नहीं है, घर वाले उन नामों को नहीं जानते, नामों को उन्होंने जमा कर रखा हुआ। आज अगर वो नाम बदले जाएंगे तो सही उनका जो नए आए उनको मतदान करने का अधिकार मिलेगा। बहुत सारे नौजवान हैं जिन्होंने अभी उनके नाम नहीं होने मतदाता सूची में उनका नाम। तो लोकतंत्र क्या है? ईमानदारी से जनता को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार दिया जाए, लोग अपनी मर्जी को सरकार देती, यही तो लोकतंत्र। तो मैं तो चुनाव आ गया, हमारा ये काम नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग सोते सोते अगर जगी और उसे अपना भाई क्या समझ में सबसे खुश होना चाहिए, और मैं भी खुश हुई। डोटासरा का कहना है कि सरकार ताजमहल की तरह हो गई है, ना तो
जनता की सुन रही है, ना ही कोई काम हो रहा है, कुछ पता नहीं क्या चल रहा है। अब ये बात इन्होंने कैसे कह दी, उनके मुस्लिम उनके फिर नाराज हो जाएंगे। उनके पास मुसलमानों की बचा ही नहीं प्रदेश में। अगर ताजमहल के ऊपर इस तरह से कमेंट कर रहे हैं कि ताजमहल कुछ है ही नहीं, उसका कोई महत्व नहीं है, मतलब कि पैसे की बर्बादी है, उनके अंदर ये नई फीलिंग अगर मुस्लिम विरोधी आ रही है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। मुझे लगता है कि उन्हें एहसास हो रहा है कि उनकी राजनीतिक दिशा बदल है। राजस्थान में एक बार फिर से भील प्रदेश बनाने की मांग उठी है। राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से सांसद भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रौत ने सोशल मीडिया पर इस मांग को उठाया है और इस पर बीजेपी ने प्रदेश भील की मांग को लेकर न सिर्फ सिरे से खारिज कर दिया, बल्कि उन्होंने देश और प्रदेश को बांटने की कोशिश पर सख्त चेतावनी दे डाली है। इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में एक बार फिर से भील प्रदेश की मांग ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। बांसवाड़ा डूंगरपुर से भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी के सांसद राजकुमार रौत ने सोमवार को सोशल मीडिया के माध्यम से ये मांग पुरजोर ढंग से दोहराई। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की संस्कृति, बोली, भाषा और पहचान को सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों को मिलाकर अलग से भील प्रदेश का गठन आवश्यक है। वागड़ क्षेत्र से उठी मांग पर भाजपा ने नाराजगी जताई। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा भील प्रदेश की मांग सिरे से खारिज करती है। भाजपा अध्यक्ष राठौड़ ने आरोप लगाया कि कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए जाति और वर्ग के नाम पर देश और प्रदेश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो जातिगत आधार पर कोई भी मांग करता है, ये ठीक नहीं है। समग्र समाज के हितों को ध्यान में रख करके कोई मांग होनी चाहिए। कभी भी इस प्रकार की एक वर्ग विशेष के लिए, जाति विशेष के लिए इस प्रकार की कोई जैसे किसी क्षेत्र को तोड़ना, विघटन करना, ये विघटनकारी शक्तियां ही मानी जाती है, ठीक बात नहीं। ये पहली बार नहीं है कि राजस्थान से इस तरह की आवाज उठी है। इससे पहले भी आदिवासी नेता इस मांग को उठाते रहे हैं। भारत आदिवासी पार्टी का गठन भी अपने हितों और इसी मांग को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किया गया है। भील प्रदेश की मांग को लेकर आदिवासी इलाके में पहले कई सम्मेलन हो चुके हैं। इस मांग को लेकर आदिवासी एक मंच पर आ चुके हैं। ये मांग अब धीरे धीरे जोर पकड़ती जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस मांग को लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों के साथ साथ केंद्र की सरकार इस पर क्या रुख अख्तियार करती है। सच विधेयक के लिए लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन की अध्यक्षता में आज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जयपुर राज्य स्तरीय 43 मास्टर्स ट्रेनर्स को विशेष पुनर्निरीक्षण के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। महाजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग बिहार की तर्ज पर पूरे देश में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान चला रहा है, जिसमें साल 2002 के बाद पहली बार इतने व्यापक स्तर पर मतदान सूची का पुनर्निरीक्षण होगा। जहां उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त मास्टर्स ट्रेनर्स अब अपने अपने जिलों में BLO और सुपरवाइजर्स को प्रशिक्षण देंगे, जो 5.75 करोड़ मतदाताओं के घर घर जाकर गणना पूरा रूप भरवा कर मतदान सूची को तैयार करेंगे। साथ ही संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रौनक बैरागी ने BLO की भूमिका पर स्तर लिया और कार्यक्रम में उप जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर आशीष कुमार भी इस दौरान उपस्थित रहे। उदयपुर से खबर, जहां जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर निमित मेहता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट मिनी सभागार में यह बैठक आयोजित की गई, जिसमें TAD मत अंतर्गत स्वीकृत हुए विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा, पूर्ण हो चुके कार्यों के लिए समय पर UC CC भिजवाने के लिए कलेक्ट्रेट ने निर्देश दिए। जहां जिले के मां बाड़ी केंद्रों में बिजली और पेयजल सुविधा की उपलब्धता की भी जानकारी दी गई। साथ ही जनजातीय क्षेत्र में विभिन्न विभागों की फ्लैगशिप योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई, जहां जिला परिषद CEO, TAD उपायुक्त समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे।
राजस्थान रोडवेज से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां राज्य सरकार ने रोडवेज नियमों की ओर हुए विभिन्न टेंडर आदेशों, वित्तीय गड़बड़ी जैसी शिकायतों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। जांच कमेटी भ्रष्टाचार के मामले की शिकायत की करेगी जांच, साथ ही विभिन्न संगठनों की ओर से दिए गए मांग पत्रों के निस्तारण के लिए अध्ययनरत कर बनाई जाएगी ये रिपोर्ट, जहां रिपोर्ट डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा को सौंपी जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने जालोर के बागोड़ा के सेवड़ी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत हिंदी साहित्य की व्याख्याता उर्मिला कुमारी को निलंबित कर दिया है। तो वहीं 17 मई साल 2024 से हो रही बिना सूचना या अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थिति ये चल रही थी, जहां विभाग ने उसके विरुद्ध ये जांच की, जहां उसने निलंबित कर दिया गया है। तो वहीं अब अजमेर के सिविल लाइन थाने में आरपीएससी की ओर से मार्च 2024 में दर्ज मामले में एफआईआर फिलहाल चल रही है। और बताया दे कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने उसके निलंबन के आदेश यहां जारी कर दिए हैं। इससे पहले 10 जुलाई को उसके विरुद्ध 6 सीसीए के तहत विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की यहां जांच की थी। पाली के इंडियन फेडरेशन वर्किंग ऑफ जर्नलिज्म की इकाई ने प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशों पर जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में पिछले दिनों माउंट आबू में पत्रकारों के साथ हुई मारपीट और लूट की वारदात में शामिल नगरपालिका के तीनों दोषी कार्मिकों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर देश और प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने सहित संगठनों के 16 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपकर पत्रकार हितों में अपनी बात रखी। 1 जुलाई को सिरोही जिले के माउंट आबू में हमारे एक पत्रकार साथी हरिपाल सिंह जी के साथ जो मारपीट की घटना नगरपालिका के कुछ कार्मिकों ने की थी, उसको लेकर आज हमने जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष एक ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री से ये मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो इस तरह की घटना में साथ रहते हैं। जिस प्रकार की घटना हमारे पत्रकार साथी के साथ हुई है और उसको लेकर हम कड़ी। अब खबर टोंक से है, जहां गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर दौरे को लेकर बैठक संपन्न हुई है, जहां बीजेपी जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली, जहां टोंक से 4 से 5 हजार कार्यकर्ता 75 बसों में जाएंगे राजधानी जयपुर। साथ ही जयपुर से 14, देवली उनियारा से 19 और निवाई पीपलू से 24 और मालपुरा टोड़ा रायसिंह से 18 बसें राजधानी जयपुर के लिए रवाना होंगी। कल 17 जुलाई जयपुर स्थित गाजिया ग्राम में हमारे देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हमारे प्रदेश स्तरीय सहकार सम्मेलन में पधार रहे हैं। इस क्रम में टोंक जिले से लगभग 75 बसें 4,500 से 5,000 के सहकार क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने सभी विधानसभा क्षेत्र पे हमने प्रभारी नियुक्त किए हैं। हमने मंडल स्तर पर एक संयोजक और 2-2 भरतपुर के बयाना में उस वक्त शोक की दौड़ उठ गई जब गंभीर नदी में डूबने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मुकेश अपने दोस्तों के साथ गंभीर नदी में नहाने गया था, जहां नहाते समय गहराई का अंदाजा नहीं लगने के कारण वह पानी में डूब गया। दोस्तों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवा कर बयाना अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। साथ ही प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सावधानी बरतें और नदी में डूब ना जाएं। प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद भी लोग जागृत नहीं हो पा रहे हैं। पांचनर बांध से लगातार पानी की आवक गंभीर नदी में हो रही है। लोग बाग सेल्फी के लिए गंभीर नदी जाते हैं और सेल्फी के चक्कर में डूब जाते हैं। हमारे साथ एडिशनल एसपी हरिराम कुमावत जी हैं। आज भी हमें एक सूचना मिली थी कि पांचने बांध से जो पानी छोड़ा गया था गंभीर नदी में, उसमें एक नहाने गया व्यक्ति और उसकी मौत हो गई। सर से जानेंगे कौन था व्यक्ति और क्या था। सर पहले तो आपका सच में बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद। जैसा जो भी बारिश होती है और इस तरह से नदी नालों में पानी आता है तो लोगों और बच्चों के बीच में पानी का आना कौतूहल का विषय होता है। तो पानी देखने और रील वगैरह बनाने के चक्कर में बच्चे पानी के निकट चले जाते हैं। कुछ लोग नहाने के चक्कर में भी, जैसे आज एक नहाने गए हुए एक लड़का बहाव में चले जाने की वजह से डूबने से उसकी मौत हुई है। तो इस तरह से ये सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है। इस बात को लेकर के प्रशासन पहले से ही सतर्क है, लोगों को काफी सावचेत और जागरूक किया गया है और बार-बार इस संबंध में प्रशासन के द्वारा चेतावनीपूर्वक संदेश दिए जा रहे हैं लोगों को और ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। इसके साथ ही इस चीज पे भी ध्यान रखा जा रहा है कि अगर एक बार चेतावनी दे देने के बावजूद भी अगर बार-बार कोई अगर इस चेतावनी को नहीं मान रहा है तो उनको बाकायदा पाबंद भी करवाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। सर, आमतौर पे देखा जा रहा है कि प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, जा रहा है। आप भी अभी जाके होके ही आए हो स्पॉट पॉइंट से। तो लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? इसका क्या तरीका निकाला जाए, कोई नया, जिससे लोग समझने की कोशिश करें? इसका अलग से कोई तरीका, इसमें यही तरीका प्रभावी रहेगा कि प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक करता रहे और इसमें लोगों की समझाइश होती रहे। सीएलजी वगैरह के माध्यम से भी ये चीजें उन लोगों को बार-बार बताई जाए। सोशल मीडिया पे भी कुछ एक लोगों को पाबंद करवाए जा करके उनको नोटिसेज वगैरह सर्व करवाए जाएंगे, जिससे सूचना उन तक पहुंच जाएगी और जिससे लोग मानेंगे। प्रशासन के द्वारा चार चौबंद व्यवस्था की गई है। बार-बार प्रशासन जाके लोगों को समझाइश कर रहा है। सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को बार-बार समझाइश कोशिश की जा रही है कि आप नदी के बहाव क्षेत्रों में ना जाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह की घटना भी हुई है, उसको देखते हुए लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की जा रही है। सच में झड़क के लिए लक्ष्मीकांत पाराशर। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से खबर, जहां 33 एनपी में विद्यालय की तालाबंदी का यह मामला, जहां सच बेधड़क की खबर का असर देखने को मिला है। झज्जर बिल्डिंग को नाकारा घोषित करने पर सहमति बनी है। साथ ही ग्रामीणों ने सच बेधड़क का आभार भी यहाँ जताया है। सहमति बनने के बाद स्कूल की खुलवाई है तालाबंदी। 5 से 6 घंटे के बाद ग्रामीणों ने स्कूल की तालाबंदी को खोल दिया गया। ग्रामीणों की मुख्य मांग थी कि ये जो पीछे मेरे आप देख रहे हैं बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर अवस्था में थी। कल भारी बरसात के कारण एक कमरे की छत अचानक से भड़बड़ाकर नीचे गिर गई। गनीमत यह रही कि बच्चों के स्कूल की छुट्टी होने के बाद यह छत गिरी। आखिर वहां बच्चे बैठे होते तो कोई बड़ा हादसा होने की संभावना थी। इसी को लेकर के आज ग्रामीणों ने रोष प्रदर्शन करते हुए स्कूल की तालाबंदी कर दी और यहाँ के शिक्षकों और पीपीओ को बंधक बनाकर धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद मौके पर तहसीलदार पहुंचे और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर इस बिल्डिंग को जर्जर करने का आश्वासन दिलाया। ग्रामीणों से पूछना चाहेंगे कि किस तरीके से इनके सहमति पत्र पे हुए हैं जी, किस तरीके से सहमति पत्र पे और कब तक ये बिल्डिंग का निर्माण? अभी आज हमने जो है पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी आए थे और उन्होंने शाम तक जो वो प्रमाण पत्र है वो दे देंगे। उसके बाद में ग्रामीण इस बात को मान गए हैं और तालाबंदी खोल दी है। फिर ये तो इसके लिए आगे की कार्रवाई है वो मैंने अपने यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं उनको कह दिया। फिर ये वो आगे कार्रवाई अतिशीघ्र पूरी करवाएं। फिर ये ऐसी आशा के साथ हमारे साथ में सरपंच पुत्र भी है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या आश्वासन दिया प्रशासन ने, कब तक इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा? इसमें निकारा के लिए आज का ही बोला है उन्होंने और 7 दिन के लिए जो स्कूल की प्रोसेस है वो 7 दिन में इन्होंने बताया भी हमारी शिक्षा विभाग द्वारा हो जाएगी। उसके बाद एमएलए साहब और प्रधान जी द्वारा बजट दिया जाएगा और काम तुरंत से हो जाएगा जी। हाँ जी सर, ये धरना प्रदर्शन हमने जो हमारे पीईओ साहब हैं इनके कहने पे और जैसे तहसीलदार जी ने बताया था उसके अनुसार हम ज़्यादा इनको परेशान ना करते हुए हमने बात इनकी रखी है। इन्होंने हमें आज शाम तक नकारा घोषित का प्रमाण पत्र देने का वादा किया है और नकारा घोषित होने का प्रमाण पत्र मिलते ही नेक्स्ट मतलब कल के दिन में ये आगे की कार्रवाई जो प्रस्ताव लेकर आगे विभाग को भेज देंगे। इससे हम संतुष्ट हैं, इसलिए हमने तालाबंदी खोल दी है। आगे की रणनीति क्या रहेगी 7 दिन बाद अगर बातें यदि 7 दिन बाद नहीं रहेंगे तो हम इनको पूर्णतः मतलब ये विद्यालय का तालाबंदी करेंगे और इनको अंदर ही रखेंगे। हम साथ में रहेंगे, चाहे हम 4 दिन 5 दिन बैठ रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम विद्यालय की जो स्थिति है ये सुधारने के लिए प्रत्येक हद तक जा सकते हैं। हम कहीं भी धरना प्रदर्शन करना हो, कहीं भी ऑफिस में जाना हो, विभाग में जाना हो, गंगानगर जाना हो, हम जाने के लिए दिल से तैयार हैं।
ग्रामीणों के बिल्कुल साफ तौर पे कहा है कि इस बिल्डिंग का निर्माण के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, चाहे कितने ही महीने तक धरना प्रदर्शन क्यों ना करना पड़े। सच बेधड़क भी लगातार कल से ही इन गांव वालों की समस्या को लेकर खबरें। धौलपुर से खबर है, जहां पार्वती बांध के खोले गए हैं दो गेट खोलकर 2107.6 क्यूसेक पानी किया गया है रिलीज। पार्वती बांध की भराव क्षमता की बात की जाए तो 223.41 मीटर है और 222.95 मीटर पहुंच चुकी है यहां भराव क्षमता। कैचमेंट इलाकों में अधिक बारिश होने की वजह से बढ़ चुका है यहां जल स्तर, जहां प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट भी जारी कर दिया है। साथ ही निचले इलाकों में प्रशासन अब लगातार निगरानी भी बनाए रहा है। भरतपुर के गांव बोसली में गंभीर नदी के रपट पर अब चल गया है, जहां युवा लगातार जान को जोखिम में डालकर सपट को पार कर रहे हैं। जहां सोशल मीडिया पर अब वीडियो वायरल हो रहा है और ग्रामीणों की सूचना पर रूपवास एसडीएम रुदावल, तहसीलदार, थानाधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं, जहां मौजूद लोगों को रपट पार करने की हिदायत दी गई है। साथ ही शीघ्र ही बैरिकेड लगवाकर रास्ता रोकने और ना मानने वालों पर कानूनी कार्रवाई की भी हिदायत दी है। की पाल पर भी युवाओं द्वारा सेल्फी ली जाती है और वहाँ बंदवारेठा से जो पानी छोड़ा गया है मारडापुरा और ये चहल गांव और इधर अपने इलाके में जो पानी आया है, उसके लिए हमारा पूरा स्टाफ पूरी सजगता के साथ में ग्रामीणों को सचेत कर रहा है। मौके पर रहकर एवं ग्राम पंचायत के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको लगातार ग्रुपों पर भी ये बात शेयर की गई है और सेल्फी लेने वालों के लिए सख्त कार्रवाई है। अगर सेल्फी लेता हुआ कोई भी प्रकरण सामने आएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और वो गलत कर रहे हैं। मैं ये युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि जो बंदवारेठा और पांचरबांध से पानी आया है, हमारी ग्राम पंचायत माणापुरा और कंजौली पंचायत की बीच में होकर के पानी चल रहा है, वो गलत कर रहे हैं। मैं ये युवाओं से ये कहना चाहता हूँ। भरतपुर की बयाना पुलिस की बड़ी कामयाबी सामने आई है, जहां नयावास और बक्सरपुरा सहित आसपास के क्षेत्र में कई किसानों के खेतों में लगे पंपों के केबल चोरी करने की घटना सामने आई है और इन वारदातों में जल जीवन मिशन के तहत लगे बोरवेल भी प्रभावित हुए हैं, जिससे ग्रामीणों और किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। किसानों ने इस संबंध में अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में शिकायत कराई है दर्ज, जहां शिकायत मिलने से ही पुलिस ने गंभीरता के साथ जांच शुरू कर दी और 2 आरोपियों को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। दिनों जो रुदावल थाना इलाके से 5-6 किसानों के यहाँ खेतों से जो केबल चोरी हुई थी, ये बावरिया गैंग के कुछ सदस्य जो इधर सुरोड साइड में खानाबदोश तरीके से रह रहे थे, वो यहाँ मोटरसाइकिल से आकर के और वो यहाँ खेतों के आसपास से वो वारदातें की थी। उन्होंने इस प्रकरण में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और ये इनके एक ओम प्रकाश है, दूसरे का नाम वकील करके है। इसके अलावा 3 और इनके साथी हैं, तो इसमें ओम प्रकाश और वकील को एक प्रकरण में गिरफ्तार किया गया और दूसरे प्रकरणों में और इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके अन्य साथियों की तलाश। डीग जिले के कामा से खबर, जहां अवैध मीट की दुकान पर चला है नगरपालिका का पीला पंजा। कोसी चौराहे के पास नहर पर रखा था मीट की दुकानदार ने अवैध कब्जा, साथ ही रास्ते में रखे अवैध सामान को भी जेसीबी की सहायता से हटाया गया है, जहां पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हटवाया गया है यह अवैध अतिक्रमण। झुंझुनू शहर के खेमी शक्ति मंदिर के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जहां हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दूर जाकर गिरा और हादसे के बाद घायलों को टक्कर मारने वाली स्कॉर्पियो से बीड़े की अस्पताल पहुंचाया गया। साथ ही वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे महमूद आपकी ड्यूटी पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन रहा है, मेडिकल कॉलेज शमसपुर के अंदर भी के माँ यो काम करे करता हूँ, आए कोई वजह से या काम छोड़ के वापस घर आ रहा भी दौरान में खेमी सती के पास में और ये बच्चे को
हनुमानगढ़ की पॉक्सो कोर्ट ने 3 वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने विशिष्ट लोक अभियोजक संपत लाल गुप्ता ने पैरवी की, जहां परिवादी के अधिवक्ता विनोद डूडी ने बताया कि साल 2021 में अभियुक्त देवीलाल पीड़ित बच्ची के पिता की दुकान पर पंचर निकलवाने गया था और इस दौरान पीड़िता का पिता रुपए के छुट्टे करवाने के लिए दूसरी दुकान पर गया और इस दौरान अभियुक्त ने परिवादी की 3 वर्ष की बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। तो वहीं पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी पर 40,000 रुपए का जुर्माना भी यहां लगाया है। आज सरकार बनाम देवीलाल में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने फैसला सुनाया। मामले के तथ्य इस प्रकार है। 7/10/21 को मुलजिम परिवादी की दुकान पर पंचर निकलवाने के लिए गया। परिवादी पंचर निकालने के बाद पैसे खुले नहीं थे, दूर ठेका से पैसे लाने के लिए गया, जहां पर परिवादी की 3 वर्षीय बच्ची खेल रही थी और मुलजिम ने उसके जनांगों में उंगली डाल दी, जिस पर पीड़िता का खून लग गया और उसका डीएनए जांच करवाया गया, जो कि पीड़िता के लिए गए सैंपल से मैच हो गया। इसमें पुलिस ने चालान पेश किया। अभियोजन ने 11 गवाह पेश किए और 21 दस्तावेज प्रदर्शित